गुड मॉर्निंग। इस तरफ मुँह करिए। दिस इज द फर्स्ट क्लास आफ्टर हॉलीडेज। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दीज 5 बुक्स? अच्छा, वेरी गुड। आप लेकर भी आए हैं? अच्छा, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जो जिसके पास है या नहीं है वो अपने बारे में बताएगा। किसने किसने पैंट पहना है अपने बारे में बताएंगे। भाई आप जानते हैं आपने पहना है कि नहीं पहना है। रुमाल किसके पास है, उसकी जेब में है कि नहीं, आप कैसे जानते हैं? और अगर जानते भी हैं तो आपको अपने आप से मतलब रखना है। ठीक है। ये 5 बुक चलेंगी। सर ये कंपलसरी है? पता नहीं। कंपलसरी का मतलब ये होता है कि ये खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। इस बुक्स को जब आप लेंगे तभी आपकी क्लासेस चल सकती हैं। इस बुक्स को लेंगे तभी हम आपके सर्टिफिकेट इशू करेंगे। इस बुक्स को लेंगे तभी आपके टेस्ट होंगे। और ये बुक्स क्लास 6 से लेकर 12 तक सबके पास चल रही हैं। तो आपका जो कंपटीशन होने वाला है ये खाली आपकी क्लास के बराबर नहीं होगा। योर कंपटीशन विल बी बिटवीन 6th and 12th, 9th and 8th। और आप ताजुब करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9th में होकर के 12th के बच्चों से अच्छा फीडबैक देना शुरू किया है। लेकिन वो बच्चे बड़े सीरियस हैं, उन्होंने बुक ली है पहले। एक बच्चा है उसको 9 out of 10 मिला है लास्ट वीक। और एक बच्चा है 12th में जिसको 2 out of 10 मिला है। उसने बहुत कैजुअली फीडबैक दिया है। जो आप यहां पर लिखेंगे आज, जो इसके लिए मैंने रजिस्टर मंगाया है, दैट इज योर टेस्ट। इस तरह के हम करीब 40-50 टेस्ट लेंगे। आपका कोई इंडिविजुअल 6 मंथली टेस्ट नहीं होगा। इसमें आपको तैयारी करके नहीं आएंगे। यहां पर रोज का रोज टेस्ट होगा। उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक, क्लास फीडबैक। बहुत बार उस टेस्ट में मैं रहूंगा, बहुत बार नहीं रहूंगा। आप खुद ही अपना टीचर भी रहेंगे, इनविजिलेटर भी रहेंगे। कोई आपको चेक करने वाला या रोकने वाला नहीं रहेगा। सबसे पहली टेस्ट जो है वो ये है कि इस तरह की बोरिंग बुक्स आप खरीदें और उसके बाद इन बुक्स को आप कवर करें। इसको मैंने कवर किया है सैलो टेप से, पूरी बुक। बुक की कॉस्ट सबको पता है, 200 रुपीज की बुक्स है। इसके साथ अब छुट्टियों के बाद वी आर ऑल्सो गिविंग 1 DVD फ्री, जिसमें कुछ मेरे लेक्चर्स हैं और पूरे मैथ्स के ढेर सारे पीरियड्स हैं। वो आपको हेल्प करेगा अपने आप मैथ्स पढ़ने में। जिन्होंने बुक्स ले ली हैं दे कैन कम एंड टेक योर फ्री DVDs फ्रॉम भैया। और जिन्होंने बुक्स नहीं ली है वो लोग बुक्स एज सुन एज पॉसिबल ले लें। ठीक है। अच्छा, आज हम पहली क्लास चालू कर रहे हैं 10,000 आवर रूल की। इसमें से ये एक बहुत फेमस आदमी है जिन्होंने इस रिसर्च को किया है। हिज नेम इज मैल्कम ग्लैडवेल। ही इज अ वेरी फेमस राइटर। तो उन्होंने सक्सेस के ऊपर रिसर्च किया कि ऐसी क्या क्वालिटीज हैं लोगों में जो सक्सेसफुल होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 70, 80, 90 ढेर सारे लोगों को जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं लाइफ में, बहुत पैसे कमाए हैं या बहुत फेमस हुए हैं, तो उनसे ज्यादा कर मिल करके साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में इंटरव्यूज लिए हैं। और उस इंटरव्यू से उन्होंने कुछ थियरी निकाली है। आपके पीछे जो 2 लोग हैं मुझे दिख नहीं रही शक्ल उनकी, वो भी मुझे नहीं देख पा रहे हैं। आप यहां आ जाइए सर, यहां आ जाइए सामने प्लीज। एक और भाई साहब, आप भी, आपकी भी शक्ल नहीं दिख रही बेटा। थैंक यू सो मच। तो मैल्कम ग्लैडवेल ने खुद जा जा करके लोगों से इंटरव्यू लिया। और पता है कैसे लोगों से इंटरव्यू लिया? बिल गेट्स रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उनसे फोन करके उनका अपॉइंटमेंट लेकर के उनके पास गए। उनसे 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार मिले। और कुछ ऐसे लोगों से भी मिले जो मर चुके हैं। उनसे कैसे मिले? उनकी बुक्स, जैसे बीटल्स जो है बहुत बड़ा म्यूजिक ग्रुप है, उसके कुछ म्यूजिशियंस अभी जिंदा हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो उनकी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ा उन्होंने और उसमें से निष्कर्ष निकाला, डिसीजन लिए, थियरी बनाई। जैसे आपके म्यूजिशियन थे मोजार्ट। मोजार्ट को जानते हैं? जैसे इंडिया में तानसेन है, ऐसे ही वेस्ट में मोजार्ट का नाम है। मोजार्ट तो बहुत साल पहले हो गए, लेकिन मोजार्ट के ऊपर बुक्स लिखी गई हैं। तो उनकी बुक्स पढ़ पढ़ के इन्होंने ये निकालने की कोशिश की कि आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 50 साल पहले और अब क्या लोगों के अंदर था जिसकी वजह से लोग बहुत सक्सेसफुल हुए।
ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पास बुक्स हैं, उसको देखना शुरू करें। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप उसको अंडरलाइन करते जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन opened its new computer center in 1971 in a brand new building in Beale Avenue, Ann Arbor. यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने अपना एक नया बिल्डिंग खोला, कंप्यूटर सेंटर खोला 1971 में। कहां पर? एकदम नई बिल्डिंग थी, बील एवेन्यू, वो जगह का नाम है, जैसे काशीनगर। बील एवेन्यू एंड आर्बर विथ बीज ब्रिक एक्सटीरियर वॉल्स, और जो उसका वॉल था एकदम रेड कलर का बीज ब्रिक कलर का वॉल था, विथ डार्क ग्लास फ्रंट, और उस पर शीशे लगे थे पूरी बिल्डिंग में। The university's enormous mainframe computer stood in the middle of vast white room. और जो यूनिवर्सिटी का जो बड़ा सा मेन फ्रेम कंप्यूटर था, उस समय कंप्यूटर ऐसे नहीं होते थे छोटे छोटे, उस समय जो कंप्यूटर होते थे वो इस रूम के बराबर होते थे, खूब बड़े बड़े होते थे। वो कहां रखा हुआ था? इन द मिडिल ऑफ द वास्ट व्हाइट रूम। खूब बड़ा सा व्हाइट रूम था, जैसे आपका हॉल है उतना बड़ा एक व्हाइट रूम, और उसके बीचों बीच इस कमरे के बराबर एक बड़ा सा कंप्यूटर रखा था। लुकिंग एज वन फैकल्टी मेंबर्स रिमेंबर, और इसको सीन को देख करके एक फैकल्टी समझते हैं, टीचर, प्रोफेसर्स को फैकल्टी बोलते हैं, मैथ्स के फैकल्टी, ज्योग्राफी के फैकल्टी। तो वहां के एक फैकल्टी मेंबर ने कहा, लाइक वन ऑफ द लास्ट सीन्स ऑफ द मूवी 2001 स्पेस ऑडिसी, एक मूवी है स्पेस ऑडिसी, 2001 स्पेस ऑडिसी, उसमें ऐसे ही है, स्पेसशिप है और एक व्हाइट कलर का रूम है और बीचों बीच मशीन रखी है, तो वैसा सीन दिखाई देता था। ऑफ द साइड वर डजन्स ऑफ की पंच मशीन, यहां बीच में कंप्यूटर रखा है और साइड में जैसे अलमारी रखी है ऐसे ढेर सारे की पंच मशीन थे। की पंच मशीन मतलब आप उसमें कार्ड डालेंगे तो पंच हो जाता था। What passed in those days for computer terminal, और ये टर्मिनल था, जैसे आज की डेट में कंप्यूटर टर्मिनल क्या है, ये है, आपको सीडी डालनी पड़ेगी तो यहां से डालनी पड़ेगी, लेकिन उस जमाने में अगर ये बीच में बड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम चलाना हो तो कैसे चलाते थे? की पंच मशीन से कार्ड डालने पड़ते थे। The University of Michigan had one of the most advanced computer science program in the world. University of Michigan के पास दुनिया का one of the most advanced computer science program था दुनिया का। And over the course of computer center's life, और जब तक कंप्यूटर सेंटर वहां रहा, thousands of students passed through that white room. उस रूम के सामने से बहुत से बच्चे गए और आए। But the most famous, but नहीं है, the most famous of whom was a gawky teenager named Bill Joy. लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस बच्चा रहा है वो एक गॉकी था। गॉकी मतलब थोड़ा सा देखने में आपको लगेगा कि पागल टाइप का लड़का है। टीनेजर मतलब आपकी उम्र का, और जिसका नाम था बिल जॉय। क्या नाम था? बिल जॉय। अब जॉय के बारे में। जॉय केम टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन द ईयर द कंप्यूटर सेंटर ओपन। जिस साल कंप्यूटर सेंटर बना था उसी साल बिल जॉय कंप्यूटर स्कूल आए, यूनिवर्सिटी आए थे। ही वॉज 16 साल के थे। ही वॉज टॉल एंड वेरी थिन, लंबे से थे और बहुत पतले थे। विथ मॉप ऑफ अनरूली हेयर, और उनके जो बाल थे वो कैसे थे, आपकी क्लास में ऐसे बच्चे नहीं है, एक और क्लास में ऐसे खड़े खड़े बाल। मॉप समझते? पोछा। मॉप ऑफ अनरूली मतलब जो रूल्ड नहीं है, ऐसा बाल था उनका। अभी भी आप बिल जॉय की फोटो देखेंगे गूगल पे तो ऐसे ही है वो, कि बाल एकदम खड़े खड़े से। देखिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। जिसके पास ये बुक है, नेक्स्ट लाइन है फाई लिखा है, ये गलत। आप वो वाली ओल्ड बुक कहां है जो उसमें क्या लिखा है? अनरूली हेयर के बाद, अनरूली हेयर के बाद नहीं मिल रहा। हाँ, उसको उसने ही की जगह फाई लिख दिया है, नई वाली में उसको ही कर दीजिए। He had been voted most studious student by his graduating class at North Farmington High School outside Detroit. डेट्रॉइट में जहां पर उनके स्कूल में पढ़ाई की थी, अब तो कॉलेज में आ गए, यूनिवर्सिटी में आ गए, वहां पर उनको कौन सा वोट मिला था? मोस्ट स्टूडियस, सबसे ज्यादा पढ़ाकू लड़का स्कूल का। Which as he puts meant that he was no date nerd. बोलता है लेकिन इससे पता है सर बहुत अच्छी बात नहीं थी ये,
आपको लगेगा अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब क्या होता था? नो डेट नर्ड। नर्ड मतलब सनकी, नो डेट मतलब जिसको डेट नहीं मिलता था। डेट समझते हैं? डेटिंग, लड़के लड़कियां डेटिंग करते हैं, मिलने जाते हैं एक दूसरे से। तो चूंकि इतना पढ़ने वाला बच्चा था, इनकी शक्ल अभी भी नहीं दिख रही मुझे, इतने अच्छे से मुस्कुराए लेकिन दिखा नहीं शक्ल। थोड़ा सा मुझे अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाइए। इनकी वजह से है ना, आप ही की गलती है, आप बार बार सामने आ जाते हैं। क्यों भाई उसके सामने आते हैं? आप थोड़ा और इनके बीच में चले जाइए। आप सोचिए जैसे मैं फिल्म हूं, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान की फिल्म चल रही है, ठीक है? He was no date nerd. He had thought he might end up as biologist or mathematician. उसने सोचा था कि मैं लाइफ में सर क्या बनूंगा, एंड अप करूंगा, बायोलॉजिस्ट बनूंगा या तो मैथमेटिशियन। पढ़ने में अच्छा लगता था उसको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। बट लेट इन हिज फ्रेशमैन ईयर, लेकिन फ्रेशमैन ईयर में 10th के बाद, 11th 12th के बाद, ही स्टम्बल्ड, वो स्टम्बल्ड हो गए। स्टम्बल्ड मतलब उनके सामने पड़ गई, अक्रॉस द कंप्यूटर सेंटर एंड ही वॉज हुक्ड। उसके सामने कंप्यूटर सेंटर मिली और उसका क्या हालत हो गया? ही वॉज हुक्ड। हुक्ड मतलब अटक गए। मछली हुक होती है ना, मछली फंसती है, ऐसे ही जब उनको कंप्यूटर सेंटर मिला तब बायोलॉजी और मैथ सब भूल गया, बस कंप्यूटर सेंटर। फ्रॉम द पॉइंट ऑन, उस समय के बाद, उस पॉइंट के आगे, दस कंप्यूटर सेंटर वॉज हिज लाइफ। कंप्यूटर सेंटर उनकी क्या थी? वॉज हिज लाइफ। ही प्रोग्राम्ड वेन एवर ही कुड, जब भी उनको मौका मिलता था वो क्या करते थे? कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते थे। जॉय गॉट अ जॉब विथ कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर सो ही कुड प्रोग्राम ओवर समर। आजकल बहुत से लोग जॉब लेते हैं ताकि पैसे कमा सके। जैसे आप जाते हैं वहां बर्गर की दुकान में, मैकडोनल्ड में जाते हैं, पिज्जा हट में जाते हैं, बर्गर बनाते हैं, साथ ही साथ पैसा कमाते हैं, पॉकेट मनी। लेकिन इसने जॉब क्यों लिया? पैसे के लिए नहीं, ताकि ये प्रोग्रामिंग सीख सके प्रोफेसर के साथ। In 1975, he enrolled in graduate school at the University of California, Berkeley. University of California अलग, वहां पर उसने अपना नाम डलवा लिया 75 में ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। There he buried himself even deeper into the world of computer software. और उसने वहां पर अपने आप को बरी कर दिया। बरी मतलब गाड़ दिया। लाश होती है ना, तो क्या करते हैं? बेसिकली बरी कर दिया, मतलब वो कहां होगा बिल जॉय? अरे यार वहीं कंप्यूटर सेंटर में बैठा होगा, तो पागल है। जैसे आप लोग कहां मिलते हैं? वहीं रेवाड़ी की दुकान में। स्कूल में, स्कूल से बाहर निकलेंगे तो बच्चे कहां होंगे? डॉन बॉस्को के रेवाड़ी की दुकान में। वही आपका कंप्यूटर सेंटर है। तो बिल जॉय ने अपने आप को कहां बरी कर दिया? बरी मतलब ये नहीं कि उसने गाड़ दिया अपने आप को, वही मिलता था वो। ड्यूरिंग द ओरल एग्जाम, जब उसका ओरल एग्जाम हुआ फॉर हिज पीएचडी का, ही मेड अप अ पर्टिकुलरली कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम ऑन द फ्लाई। उसने एक मक्खी कंप्यूटर पे कैसे उड़ेगी उसका एक प्रोग्राम बनाया। उसका एक एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम मतलब टाइप किया हुआ प्रोग्राम। एज वन ऑफ हिज एडमायरर्स हैज रिटन, उसके एक प्रोफेसर ने लिखा है, एडमायरर्स मतलब जो उसको बहुत पसंद करता था। सो स्टन्ड हिज एग्जामिनर्स, एग्जामिनर्स को इतना स्टन्ड कर दिया उसके जवाब ने, दैट वन ऑफ देम लेटर कंपेयर्ड द एक्सपीरियंस टू जीसस कंफाउंडिंग हिज एल्डर्स। उसने कहा पता है वो बच्चा तो एकदम ईसा मसीह की तरह था, वो बोले जा रहा था, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। प्रोफेसर्स को भी उतना नहीं आता था जितना उसको आता था। इसके बाद फिर क्या किया बिल जॉय ने जब पढ़ाई पूरी की? वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स, उसने कुछ अपने जैसे प्रोग्रामर्स को इकट्ठा किया, कोलैबोरेट किया। जॉय टुक ऑन द टास्क ऑफ रीराइटिंग यूनिक्स, जॉय ने यूनिक्स को फिर से लिखने का स्टार्ट किया। ये ऐसे ही है जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपको लगता है सर ये जो इंग्लिश की बुक है ना बहुत अच्छी नहीं है, हम पूरी बुक फिर से लिखेंगे। बट इसने बुक नहीं लिखी, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लिखा, यूनिक्स, UNIX सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, which was software system developed by AT&T for mainframe computer। उस जमाने की बहुत बड़ी कंपनी, जैसे आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ऐसी बहुत बड़ी कंपनी थी AT&T, उसने लिखा था वो प्रोग्राम। उसको लगता था वो ठीक नहीं है, मैं अपना फिर से अपना लिखूंगा। जॉयज वर्जन वॉज वेरी गुड, जॉय का वर्जन बहुत अच्छा था। इट वॉज सो गुड, वो इतना अच्छा था, in fact that it became and remains the operating system on which literally millions of computers around the world run। वो इतना अच्छा था कि आज जो करोड़ों
लाखों कंप्यूटर्स चल रहे हैं, उसके पीछे सॉफ्टवेयर कौन सा है? उसी का, जॉय वाला। एटीएमटी का नहीं चल रहा है, जॉय का चल रहा है। इफ यू पुट योर मैक मतलब आपका लैपटॉप, एप्पल वाला, इफ यू पुट योर मैक इन द फनी मोड वेर यू सी द कोड्स, आप अगर कंप्यूटर चालू करिए और इंटरनेट के पीछे बैकग्राउंड में बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई बटन दब जाता है तो ए बी सी डी इज इक्वल टू और कॉमा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं कोड, कंप्यूटर कोड। अगर आप कंप्यूटर कोड देखेंगे कोई फनी मोड में, वो जॉय बोलता है, जॉय सेज आई सी थिंग्स दैट आई रिमेंबर टाइपिंग 25 years ago। मैंने आज भी जो उस समय टाइप किए थे वो अभी भी दिख रहे हैं। एंड डू यू नो हु रोट मच ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू एक्सेस इंटरनेट? आज आप इंटरनेट पे जाकर खट से क्लिक करते हैं और आपका फेसबुक खुलता है या गूगल खुलता है। पता है किसने लिखा है वैसा प्रोग्राम? बिल जॉय। आफ्टर ग्रेजुएटिंग, जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया फ्रॉम बर्कले, जॉय को फाउंडेड, स्पेलिंग गलत है, कॉन फाउंडेड लिखा है उसमें, को फाउंडेड, एन हटा दीजिए, नई वाली में शायद, पुरानी वाली में नहीं होगा, उसमें भी कौन फाउंडेड है? को फाउंडेड है ना। को फाउंडेड द सिलिकॉन वैली फर्म सन माइक्रोसिस्टम। उन्होंने एक सिलिकॉन वैली जानते हैं? सिलिकॉन वैली एक जगह है, उसका नाम सिलिकॉन वैली पड़ गया है इसलिए क्योंकि वहां पर ढेर सारी कंप्यूटर्स की, सॉफ्टवेयर की कंपनी बनी हुई। वहीं पर गूगल का ऑफिस है, वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, वहीं पर ढेर सारे ऑफिस है। वो कितना बड़ा है? लखीमपुर से शायद 50 गुना या 100 गुना बड़ा होगा। इंडिया में सिलिकॉन वैली के बराबर कौन सी जगह है, किसी को पता है? बैंगलोर। बैंगलोर में ज्यादातर सॉफ्टवेयर की कंपनीज है। तो सिलिकॉन वैली की कंपनी बनाई उसने, कौन सी? सन माइक्रोसिस्टम, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्लेयर इन द कंप्यूटर रेवोल्यूशन। और सन माइक्रोसिस्टम, जब कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया, दुनिया में कंप्यूटर सब जगह फैला, तो ये बहुत बड़ा प्लेयर था उसमें, बहुत खूब पैसे कमाए इसने। देयर ही रीरोट अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड जावा। वहां पर उसने एक नया लैंग्वेज लिखा, कौन सा? जावा। नाम सुना है जावा का? एंड हिज लेजेंड ग्रू फर्दर, और उसकी जो ख्याति थी, लेजेंड मतलब बिल जॉय। बिल जॉय किसी लेजेंडरी आदमी को जानते हैं आप? बिल जॉय के अलावा सचिन तेंदुलकर इज अ लेजेंड, जिनके बारे में सब लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं। उसका लेजेंड और बढ़ गया। एमंग सिलिकॉन वैली इनसाइडर, जो सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े लोग हैं, अंदर के लोग, जॉय इज स्पोकन ऑफ विथ एज मच ऑ एज समवन लाइक बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जॉय की वही पोजीशन है, ऑ मतलब जब बिल जॉय का नाम लेते हैं तो उतना ही रिस्पेक्टफुली लिया जाता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट के कौन? बिल गेट्स। ही इज समटाइम्स कॉल्ड एडिसन ऑफ इंटरनेट। कभी कभी उनका नाम कैसे फेमस है? इंटरनेट के कौन है ये? एडिसन कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन। उनको बोला जाता है, जैसे वहां पर बिजली में काम किया था एडिसन ने, ऐसे ही इंटरनेट में कौन है ये? एडिसन है। एज द येल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंटिस्ट डेविड गैलेटनर says, बिल जॉय is one of the most influential people in the modern history of computing। बहुत, ये भी अपना फेमस बहुत आदमी है, डेविड गैलेटनर। बोलता है अरे यार बिल जॉय जानते हो? वो बहुत फेमस आदमी, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, कंप्यूटर की दुनिया में उसका दिमाग बहुत आगे। बोलता है स्टोरी ऑफ बिल जॉय जीनियस हैज बीन टोल्ड मेनी टाइम्स। बिल जॉय जैसा जीनियस आदमी की स्टोरी बहुत बार सबको बताई गई है। ठीक है, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड द लेसन इज ऑलवेज द सेम, और सब जगह लेसन एक ही है। Here was a world that was purest of meritocracies। Meritocracy is a difficult word। Meritocracy, इस वर्ड से बहुत से लोगों को दिक्कत होगी, खासतौर से स्कूलों में, और लगता है कि मेरिटोक्रेसी गलत है। अब ध्यान नहीं दे रहे हैं ना? नहीं, मुस्कुरा रहे हैं बीच बीच में, और आपके पीछे एक भाई साहब है, उनकी भी शक्ल नहीं दिख रही मुझे, बस, और आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मेरिटोक्रेसी मतलब जो पढ़ने में अच्छा है उसको मौके मिलेंगे, जो पढ़ने में कमजोर है उसको मौके नहीं मिलेंगे। पढ़ाई में तो ठीक लगता है, लेकिन मान लीजिए आप डांस में अच्छे हैं तो आपको डांस के लिए प्रोग्राम में मौका मिलेगा, हर क्लास आपको छोड़कर डांस करने को मिलेगा। दिस इज मेरिटोक्रेसी। ये गलत है कि सही है? गलत है। अब क्लास में मेरिट लिस्ट बनती है, 100 में से 0 तक मार्क्स होते हैं, जो बच्चा हाईएस्ट पाएगा उसको बेस्ट सीट मिलेगी। ये सही है कि गलत है? पता नहीं। बट कंप्यूटर वर्ल्ड जो था उस जमाने में मेरिटोक्रेसी था उसमें,
मेरिटोक्रेसी मतलब जो बेस्ट होगा उसी को मौका मिलेगा। इसका एक और कारण था, अगर बेवकूफ आदमी को अगर आप कंप्यूटर की दुनिया का मौका दे देंगे, वो करेगा क्या? कंप्यूटर खोलकर बैठा रहेगा। जिसको डांस नहीं आता उसको स्टेज पर डाल दीजिए, वो क्या करेगा? धर्मेंद्र की तो डांस करेगा। धर्मेंद्र जी को डांस नहीं आता था, मालूम है ना? एक ही स्टेप आता था, वो वही करते रहते थे। कंप्यूटर प्रोग्राम डिडंट ऑपरेट एज ओल्ड बॉय नेटवर्क। ओल्ड बॉय नेटवर्क मतलब क्या होता है? जुगाड़। देखो मैं काम करा दूंगा, एडमिशन चाहिए, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर का 50 लाख, इंजीनियर का 25 लाख, बीए बीएससी तो ऐसे करा दूंगा फ्री में ही, मेरी सब जान पहचान है वहां पे, सब लोग जानते हैं मेरे को। जान पहचान से उसको बोलते हैं ओल्ड बॉयज नेटवर्क। ओल्ड बॉय मतलब पुरानी जान पहचान है, लंगोटिया यार है हम। कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसे नहीं चलता था, ओल्ड बॉयज नेटवर्क की तरह नहीं चलता था। वेयर यू गॉट अहेड बिकॉज ऑफ मनी और कनेक्शन। ओल्ड बॉयज नेटवर्क में लोग कैसे आगे बढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ देयर मनी एंड कनेक्शन। वेयर इट वॉज अ वाइड ओपन फील्ड, ये बहुत खुला हुआ फील्ड था, in which all participants were judged solely on their talent and their accomplishment. इस फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में लोग कैसे जज किए जाते थे, चेक कैसे किए जाते थे? उनके टैलेंट पर। इसको आता था वही आगे बढ़ता था, या उनका अकम्प्लिशमेंट, आपने किया क्या है कंप्यूटर की दुनिया में। इट वॉज अ वर्ल्ड वेयर द बेस्ट मेन वॉन। ये ऐसी दुनिया थी जहां पर खाली बेस्ट मेन जीतते थे। एंड जॉय वॉज क्लियरली वन ऑफ द बेस्ट मेन, और जॉय उनमें से वन ऑफ बेस्ट था, इसलिए वो जीता। अब यहां पर मैल्कम ग्लैडवेल बोलते हैं, इट वुड बी इजियर टू एक्सेप्ट दैट वर्जन ऑफ इवेंट्स हाउ एवर। बोलता है ये सब जो मैंने आपको कहानी बताई, आपने सुना होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा, और आपने आसानी से विश्वास भी कर लिया होगा, लेकिन ये कहानी इतनी सच नहीं है, इसमें कुछ झूठ है। इफ वी हैडंट जस्ट लुक्ड एट हॉकी एंड सॉकर प्लेयर्स, इसके पहले एक चैप्टर है जो मैंने आपको दिया नहीं है, वो बहुत मुश्किल चैप्टर है, वो हम अगले साल देंगे आपको। बोलता है देयर वाज सपोज टू बी, उस चैप्टर में हमने क्या बताया है कि जो बच्चे हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट में सेलेक्ट होते हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया गलत है। क्योंकि आप अगर 1 जनवरी में पैदा हुए हैं और उसी साल दिसंबर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो, तो पैदा तो एक ही साल में हुआ है, उसकी उम्र मान लीजिए 16 साल की उम्र चाहिए आपको क्रिकेट प्लेयर बनने के लिए, तो जो बच्चा 1 दिसंबर को पैदा हुआ है, 31 दिसंबर को पैदा हुआ है, वो भी 16 साल का हो जाएगा 16 साल बाद, और जो 1 जनवरी को पैदा हुआ है वो भी 16 साल का हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के पास डिफरेंस कितना है? 1 साल का डिफरेंस है। तो जो 1 जनवरी वाला है 31 दिसंबर वाले से 1 साल आगे रहेगा, 1 साल ज्यादा प्रैक्टिस किया है उसने, इसलिए बोलते हैं एज इज रॉन्ग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सॉकर प्लेयर और हॉकी प्लेयर। बोलते हैं ऐसे ही यहां पर भी, इट वॉज अ स्टोरी ऑफ हाउ आउटलायर्स इन अ फील्ड रीच्ड देयर लॉफ्टी स्टेटस। कोई भी आउटलायर, आउटलायर वर्ड मतलब, आउटलायर मतलब सुना है कभी? आउटलायर मतलब खाली सक्सेसफुल नहीं, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। क्रिकेट में आप, धोनी इज अ सक्सेसफुल क्रिकेटर, बट सचिन इज एन आउटलायर। किशोर कुमार सॉन्ग्स में क्या है? आउटलायर है। और कोई आउटलायर? ए आर रहमान। ए आर रहमान इज एन क्या? बोलिए उस वर्ड को, बोलिए। आउटलायर। जो आप देख सकते हैं बहुत आगे हैं, उनके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते। is it possible, sorry, it was a story of how outliers in a particular field reached their lofty status. lofty मतलब इतना हाइट पर कैसे पहुंचे? थ्रू अ कॉम्बिनेशन। बोलता है 3 चीजें हैं, यहां पर मैं आपको रोक कर बताऊंगा। कुछ दिन पहले मैंने यहां पर आपके पास एक कार्ड पड़ा है 10 रुपीज का, यहीं पर था, एक बच्चा देख रहा था। हाँ, उसमें ऊपर एक वर्ड, ऊपर सेंटेंस लिखा है, सक्सेस इज नेवर रीच्ड बाय हार्ड वॉक। वॉक नहीं है, वर्क है, स्पेलिंग मिस्टेक है, आर लगा दीजिए। कि सक्सेसफुल आपके टीचर्स बताते होंगे, पेरेंट्स बताते होंगे, मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल होगे, ये आधी कहानी है। पूरी कहानी क्या है? नीचे लिखा हुआ है, और सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। ऊपर 3 चीजें बनी हुई है, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड लक। यही ये कह रहा है।
people have reached their lofty status through combination of ability, opportunity and utter arbitrary advantage. Utter arbitrary advantage मतलब luck. Arbitrary मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कैसे हो गया. हम लोग रोज जाते हैं, आप फादर के पास आते हैं, फादर प्लीज मुझे साइंस में आर्ट में नहीं जाना है, मुझे साइंस में जाना है, प्लीज प्लीज. एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए. आपकी मम्मी ने कहा बेटा रोज जाया करो, एक दिन तो उनका मन पिघलेगा. मम्मी कोई फायदा नहीं, आप गए, मालूम पड़ा 61th डे 2 महीने बाद वो मान गए फादर. वो लक है. तो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है. कौन कौन सी चीज का? अपॉर्चुनिटी, एबिलिटी एंड लक. इसमें से अगर एक भी चीज नहीं है तो आप नहीं पहुंच सकते वहां तक. मान लीजिए आपके पास खूब एबिलिटी है, बहुत इंटेलिजेंट है और आपको मौका भी दे दिया गया कि जाओ तुम्हें एक काम करने को मिल रहा है. जैसे सरिये और लैरी पेज, ये दोनों बहुत इंटेलिजेंट प्रोग्रामर्स थे. इनको बिल जॉय ने मौका दिया, जाओ तुम लोग सर्च इंजन बनाओ. सर्च इंजन मतलब जहां पर आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हो. साल भर तक के लिए बिल गेट्स ने $1 मिलियन दिया था, करीब 4-5 करोड़ रुपए. साल भर में उन्होंने कुछ बनाया नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, तो उनको फिर मना कर दिया जाओ यहां से. बट वो बंदे बोलते हमारे को और पैसा चाहिए, तो उन्होंने और जाकर कहीं और से पैसा लिया. तो उनके पास एबिलिटी थी, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन 1 साल तक के लिए. और तीसरा क्या था? लक. उस समय लकी हुए कि नहीं मालूम नहीं. पता है कौन है? सरी और लैरी पेज, गूगल के फाउंडर्स हैं. अब वो इस तरह की कंपनी बिल गेट्स खुद बनाना चाहते थे. तो लकी कौन था? बिल गेट्स की सरी और लैरी पेज. बिल गेट्स की भी एक सर्च इंजन है, पता है आपको? फेसबुक पे यूज होता है वो, उसका नाम है बिंग, BING. लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं है. आप जब भी फेल होते हैं लाइफ में तो किसी टीचर की वजह से फेल नहीं होते. इस तीनों में से कोई एक चीज गायब है आपके पास. या तो आपको वो चीज आती नहीं है. मान लो ये किताब मैंने आपको दे दिया और मैंने कहा जो इस किताब को पढ़ लेगा उसको मैं 1000 रुपए दूंगा. आपने खोला और आपने 10, 15, 20 पेज देख लिए और वर्ड्स बड़े मुश्किल है, आपने फेंक दिया. इसका मतलब यह है कि आपके पास एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं. मैंने कहा कि ये बुक जो पढ़ लेगा उसको मैं 1000 रुपए दूंगा, लेकिन आपके पास 200 रुपए नहीं है, तो आप बुक नहीं खरीद सकते. तो हो सकता है आपको इंग्लिश आती हो, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली 200 रुपए की वजह से. अच्छा, आपके पास इंग्लिश भी आती है और आपके पास 200 रुपए भी हैं, आपने किताब भी खरीद ली, आपने पढ़ना शुरू किया और आपने पूरा पढ़ लिया और आप सर के पास आए, सर हमने पढ़ लिया 1000 रुपए. सॉरी बेटा, लड़कियों ने पहले ले लिए 1000 रुपए. तो तीसरी चीज क्या चीज आपके पास नहीं थी? लक. तो एक क्वेश्चन आना चाहिए जिसके लिए 12th के बच्चों ने बहुत बड़ी बहस की थी मुझसे. सर लक पर हम विश्वास नहीं करते सर, किस्मत तो हमारे हाथ में होती है. सही बात है. कितने लोग अग्री करते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होता, लक कुछ होता ही नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि लक कुछ भी नहीं होता? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू फील लक सब कुछ होता है? लक से ही आगे बढ़ते हैं हम लोग. अच्छा ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि लक से सब कुछ नहीं होता सर, लेकिन कुछ कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं लक से? इसका मतलब आप ये एक्नॉलेज करते हैं, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि लक नाम की कोई चीज होती है, कि कुछ लोगों को कोई चीज आसानी से मिल जाती है और कुछ लोगों को कोई चीज मुश्किल से मिलती है. चलिए चैप्टर 2. ऑलमोस्ट फॉर अ जनरेशन, मतलब करीब 10, 15, 20 साल तक के लिए, ऑलमोस्ट फॉर अ जनरेशन साइकोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ढेर सारे साइकोलॉजिस्ट हैव बीन एंगेज्ड, वो फंसे रहे हैं, जुटे रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं ऑन अ स्पिरिटेड डिबेट. एक खूब बहसबाजी चली है, डिबेट चला है. किस चीज पर? ओवर अ क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल
that most of us would consider to have been settled years ago. जो हम सोचेंगे यार वो तो बहुत साल पहले ही क्वेश्चन का आंसर हमको भी पता है, आपको भी लगेगा आपको भी पता है. पता है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इज देयर सच अ थिंग एज इननेट टैलेंट. क्या टैलेंट नाम की कोई चीज होती है? देखिए आपको सबको पता है और इतने बेवकूफ साइकोलॉजिस्ट बहस कर रहे हैं. कौन कौन कहता है टैलेंट होती है? सब लोग. ये दोनों लड़कियां नहीं बोलती होती है टैलेंट. ठीक ठीक. साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते ही नहीं है. देखिए द क्वेश्चन इज देयर सच अ थिंग एज इननेट टैलेंट. क्या टैलेंट नाम की कोई चीज होती है? द ऑब्वियस आंसर, सीधा आंसर यह है वही जो आपने बोला, यस इज यस. नॉट ओनली हॉकी प्लेयर born in January ends up playing at professional level. Not every, वो छोड़िए लाइन. Only some do. The innately talented ones, उसको छोड़िए. Achievement is talent plus preparation. साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कोई भी अचीवमेंट जब आप लाइफ में पाते हैं तो क्या चीज होता है? उसका दो चीजों का रिजल्ट होता है, टैलेंट प्लस प्रिपरेशन. अरे टाइम खत्म हो गया. चलिए अच्छा, नेक्स्ट पीरियड हम अगली बार लेंगे. आज की क्लास का नाम क्या था? चैप्टर 1, 10,000 आवर रूल, चैप्टर 1. आप सब लोग अभी क्लास में जाएंगे और ब्रेक में या जब भी टाइम मिलेगा एक शीट पर या अभी बैठ के लिख लीजिए. राइट डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर योर नेम, क्लास, फोन नंबर, ईमेल आईडी, रोल नंबर एंड टॉपिक्स नेम. टॉपिक का नाम क्या है? 10,000 आवर रूल, चैप्टर 1. और जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स ले लें, अदरवाइज आपको इस कंपटीशन में हम नहीं रख पाएंगे.